वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 पाठ 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को छांटिए। तो हमें यहाँ पर विकल्प का चयन करना है। ठीक है बच्चों, चलिए। पेट्रोलियम पदार्थों को अलग किया जा सकता है। कैसे अलग किया जा सकता है? आसवन विधि से। ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है बच्चों? अब देखिए, जीव धन आश्म लिखा है, तो जीव का मतलब जो कभी जिंदा हो उनसे बना हुआ आपके जो भी चीजें हैं ईंधन, वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। तो इसमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए, कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है। जैव मात्रा ऊर्जा ये आपका जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदला जा सकता है। सोलर सेल द्वारा, सौर जल उष्मक द्वारा, सोलर कुकर द्वारा, पवन चक्की द्वारा। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये हमारा है सौर जल उष्मक और सोलर कुकर, इन दोनों के जरिए जो है हम सौर ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो जो हमारा सौर जल उष्मक है और सोलर कुकर, इन दोनों के द्वारा हम सौर ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन स जो है ये हमारा सही हो जाएगा कि 2 और 3 दोनों सही। सौर सेल, सोलर सेल द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे बदला जाता है। यानी जो सोलर सेल घरों में लगाए जाते हैं उसमें सौर ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं? बिजली में बदलते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे कि विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सोलर कुकर में कौन उत्तरदायी है? तो उसमें होता है बच्चों कांच का ढक्कन। आप यहाँ पे या की जगह का लिख लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक है, कांच का ढक्कन। आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में कोई 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिसमें आपको ऊर्जा की आवश्यकता है और आपने किन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया, लिखिए। तो देखिए, ऊर्जा की आवश्यकता हमको किसमें पड़ेगी? भोजन पकाना, तो उसके लिए हमने किस स्रोत को आवश्यक किया? उष्मीय ऊर्जा। चलना, पेशीय ऊर्जा। रोशनी, प्रकाश ऊर्जा। गर्मी, उष्मीय ऊर्जा। हवा, पवन ऊर्जा। इस तरह से आप कुछ और भी लिख सकते हैं बच्चों। अगर आप अपने आप से लिखना चाहें तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, दिए गए ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को छांटकर उनके स्थान पर सूचीबद्ध कीजिए। अब यहाँ पे बच्चों नवीकरणीय जो टर्म यूज हुआ है इसका मतलब है कि जिसको हम बार बार प्राप्त कर सकें, जो हमारे पास अवेलेबल है। और अनवीकरणीय क्या है? जो हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है और वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं अनवीकरणीय। तो उसको हमको इसमें से छांटना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नवीकरणीय हैं, जिनको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, और कौन है जो अनवीकरणीय है। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन है इस सारे लिस्ट में से? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? पेट्रोल, एलपीजी गैस, डीजल और कोयला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस आदि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो ये तो यहीं पे गलत है बच्चों। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से वायु प्रदूषण होता है, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? कथन 2 सही व कथन 1 गलत है। ऑप्शन ब जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों के समूह से बेमेल ऊर्जा स्रोत छांटकर समूह के सामने दिए गए स्थान पर लिखिए। सौर ऊर्जा, कोयला, गतिमान ऊर्जा। अब पूछ रहा है इसमें से अलग कौन है? तो इसमें से बच्चों कोयला जो है ये अलग है, क्योंकि ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट कह रहा है, प्रवाहित जल, पेट्रोल और डीजल। तो इसमें से देखिए, प्रवाहित जल जो है वो नवीकरणीय है। सोलर कुकर, सोलर सेल, पवन चक्की। तो सोलर कुकर और सोलर सेल में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि पवन चक्की में वायु ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। सौर जल उष्मक, रसोई गैस और कोयला। तो रसोई गैस और कोयला एक जैसे हैं बच्चों, जबकि सौर जल उष्मक में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों
कि निम्नलिखित सूची में संयंत्रों के माध्यम से परिवर्तित ऊर्जा के स्वरूप का नाम लिखिए। सौर ऊर्जा सोलर सेल से किस में बदलती है, ये पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा को सोलर सेल से द्वारा किस ऊर्जा में बदला जाता है। तो सोलर सेल द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फिर कह रहा पवन चक्की द्वारा, तो पवन चक्की द्वारा पवन ऊर्जा को हम किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन द्वारा हम जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। गोबर गैस प्लांट द्वारा रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों की सहायता से कीजिए। यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं इन्हें हमें यहाँ पर भरना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे डैश के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। तो किसके रूप में बनाते हैं बच्चों, रासायनिक ऊर्जा के रूप में बनाते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, कौन है बच्चों, सूर्य। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। गोबर गैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, यहाँ पर हम भर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वार भाटा के समय तरंगों में अपार डैश होती है, क्या होती है बच्चों, गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए ऊर्जा स्रोत गुणों को उनके ऊर्जा स्रोतों से मिलान कीजिए। तो देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है उनका पहले हम मिलान करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, इसका हम मिलान कर रहे हैं। देखिए दूसरा इसका होगा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को मिलाना है, तो इसको मिला लेते हैं। कभी ना समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत, पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं स्थायी ऊर्जा स्रोत, इस तरह से आप मिला लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चित्रों में दिए गए ऊर्जा संयंत्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर सोलर कुकर बना हुआ है। यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है, ये हमारा पवन चक्की है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारा ये जो बना हुआ है चित्र वो किसका है, सोलर सेल का। और ये किस चीज का चित्र है, सौर जल ऊष्मक का। नेक्स्ट देखिए बच्चों निम्नलिखित में से सत्य और असत्य कथन छांटिए। पंखा बल्ब हीटर आदि की आवश्यकता ना होने पर उन्हें बंद कर देना चाहिए। तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों, आपको अगर आपके घर में कोई आवश्यकता नहीं है तो सारे बल्ब जो हैं पंखे जो हैं उनको बंद करके रखना चाहिए ताकि ऊर्जा की बचत हो। भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सत्य है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है बच्चों, हमें ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी ज्यादा से ज्यादा समय तक चलती रहे और ऊर्जा स्रोत भी हमारे लिए बचे रहे। निकट दूरी के लिए डीजल पेट्रोल चालित वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सत्य है बच्चों। अब जैसे अगर आप स्कूल बाइक से आएंगे, अगर गांव में ही आप रहते हैं और स्कूल बाइक से आएंगे तो फालतू का पेट्रोल खर्च होगा, तो उससे बेटर है कि आप पैदल चल के आइए। नेक्स्ट है नाभिकीय भट्टी में अनियंत्रित दर पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी असत्य है बच्चों, उसमें नियंत्रित दर पर प्राप्त होती है। शानवी ने अपने भाई संकल्प को खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले रसोई गैस एलपीजी के बारे में बताया। संकल्प ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, उपलों से भी तो खाना पकाया जा सकता है, क्या उपले भी ऊर्जा के स्रोत हैं? आप संकल्प की जिज्ञासा का समाधान करते हुए अपना पक्ष लिखिए। मतलब कोई बच्चा है वो पूछ रहा है कि उपले से भी तो खाना बन सकता है, तो क्या वो भी ऊर्जा के स्रोत हैं? तो हमें उसका आंसर देना है। तो देखिए बच्चों उसका आंसर क्या हो सकता है कि हाँ, उपले भी ऊर्जा के स्रोत हैं। इनमें सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इन्हें जलाने पर संचित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, क्या दोनों का निर्माण एक जैसा है? सोचिए और अपने तर्क को स्पष्ट कीजिए। मतलब कह रहा है कि क्या कोयला और पेट्रोलियम दोनों एक ही तरह बनते हैं, इनका निर्माण एक ही तरह होता है और इनकी प्राप्ति भी एक ही तरह होती है? हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमें इसका आंसर देना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है कि हाँ, कोयला और पेट्रोलियम दोनों पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के भूमि अथवा जल के नीचे दब जाने पर लाखों वर्षों में बनते हैं। कोयले की प्राप्ति खनन द्वारा तथा पेट्रोलियम को निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। इसे भी खन के ही निकाला जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा कुएं बनाए जाते हैं, जबकि कोयलों की खदानें बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी गुफा टाइप की आपको बनाई जाती है जिसमें से कोयले को निकाला जाता है। जबकि पेट्रोलियम को निकालने के लिए मशीनें लगानी पड़ती हैं
और उसको पाइप डाल के जमीन के अंदर से निकाला जाता है। मिट्टी के तेल और कोयले में क्या समानता है? तो इन दोनों में क्या समानता है? दोनों ही जीवाश्म ईंधन है और ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। बच्चों साइंस में आपको अपनी बात को कम शब्दों में लिखना आना चाहिए। तो आप बहुत ज्यादा, ये आपका हिंदी नहीं है ना तो इतिहास है कि आपको 4-4 लाइन में आंसर देने हैं। हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान में हमें टू द पॉइंट ही लिखना है। तो आप अभी से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप टू द पॉइंट लिखें और कम शब्दों में अपनी बातों को स्पष्ट करें। तो उसी तरह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वर्कबुक बहुत ही कम और सरल शब्दों में आपको लिखाऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोनों ही जीवाश्म ईंधन है और ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या समुद्री ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? कारण स्पष्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे हाँ, समुद्री ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। क्यों? क्योंकि ये तरंगे दिन में 2 बार प्राप्त होती हैं और इन्हें हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए जहां यह संयंत्र पाए जाते हैं। उन राज्यों के नाम लिखिए। कलपक्कम, कुडानुकुलम, तारापुर, रावतभाटा, कैगा, काकरापार और नरोरा। तो यहाँ पर हमें इस मैप में हमें इसको दर्शाना भी है बच्चों, और साथ ही साथ यहाँ बगल में हमें इसके नाम को लिखना भी है। तो चलिए हम कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए मैप फिलिंग का भी काम करना है, साथ साथ हमें नाम भी लिखना है। तो पहला कौन है? देखिए पहला है हमारा कलपक्कम। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो देखिए कलपक्कम यहाँ पे मैंने बनाया फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तारापुर, जिसको हमने नंबर दे दिया 2। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो देखिए ये 2 वाला, ये जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, ये आपका तारापुर है। नेक्स्ट हमारा है कुडानुकुलम, ये हमारा 3 नंबर पे हमने बनाया है, ये देखिए यहाँ पे बनाया है, और ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हमारा है रावतभाटा, ये 4 नंबर पे है, और ये किस राज्य में? देखिए राजस्थान में। हमने कहा बनाया? राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा है कैगा, कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो देखिए इसको हमने यहाँ 5 नंबर पे बनाया है। काकरापार, ये हमने 6 नंबर पे बनाया है, गुजरात में है। तो देखिए ये गुजरात स्टेट दिख रहा है, यहाँ पे है आपका। फिर है नरोरा, तो नरोरा हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है बच्चों, क्योंकि ये हमारे ही प्रदेश में है। तो देखिए नरोरा हमने यहाँ बनाया, उसको 7 नंबर दिया है। तो इस तरह से आप इसको फिलअप कर लेंगे बच्चों, और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म भी होता है। जल्दी ही आपको पार्ट 17 भी मिल जाएगा बच्चों। तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।